हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मुस्कान सामान एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आई होप आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, जो लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसे इटली की यूनिफिकेशन हुई थी, कौन कौन से इसमें लीडर्स थे, और इटली की यूनिफिकेशन के बाद क्या क्या हुआ था। तो ये सब पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। 19th सेंचुरी के मिडल में, इन द मिड 19th सेंचुरी, जो इटली था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था। मतलब कि उसका यूनिफिकेशन नहीं होता, तो अलग अलग स्टेट्स थे जो जिसके अलग अलग रूलर्स थे। और इन सभी स्टेट्स में, 7 स्टेट्स में, ओनली सार्डिनिया पिडमोंट नाम का जो स्टेट था वही एक इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था। जो नॉर्थर्न पार्ट्स थे इटली के, वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग जो एम्पायर था उसके द्वारा रूल किए जाते थे। और जो सेंटर था वो पोपेज द्वारा, और जो साउथर्न रीजन्स थे वो बर्बन डायनेस्टी के जो किंग्स थे फ्रांस के, उनके द्वारा रूल किए जाते थे। और जो इटालियन लैंग्वेज थी उसमें बहुत सारी लोकल और रीजनल वेरिएशंस भी थी। इन द 1830s का जो दशक था उसमें जोसेफ मैज़िनी ने भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए थे इटली को एक यूनाइटेड नेशन बनाने के लिए। और जोसेफ मैज़िनी ने इस गोल को पूरा करने के लिए 2 सीक्रेट सोसाइटीज भी एस्टेब्लिश की थी। एक थी यंग इटली जो उसने मार्सिलीज में की थी, और एक थी यंग यूरोप जो उसने बर्न में एस्टेब्लिश की थी। तो ये तो थी 2 सीक्रेट सोसाइटीज जो जोसेफ मैज़िनी ने एस्टेब्लिश की थी। और जो 1831 और 1838 की जो रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स थी इटली में, वो भी फेल हो गई थी। अब जो इटली को यूनाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जो सार्डिनिया पिडमोंट के किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ गई थी। उन्होंने भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए थे इटली को यूनाइट करने के लिए, लेकिन जो सार्डिनिया पिडमोंट का चीफ मिनिस्टर था काउल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसने जो मूवमेंट था यूनिफिकेशन ऑफ इटली का, उसका लीडर था, उसे लेड किया था। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, उसने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस भी की थी, एक संधि भी की थी, जिस संधि की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रिया पर विजय पा ली थी 1859 में। और जो बहुत लार्ज नंबर में जो सोल्जर्स थे, जो ट्रूप्स थे, जोसेफ गैरिबाल्डी की लीडरशिप में उन्होंने भी मूवमेंट को ज्वाइन किया था। 1860 में जो ये ट्रूप्स थे जोसेफ गैरिबाल्डी के द्वारा जो लेड किए गए थे, वे ट्रूप्स मार्च करते हुए साउथ इटली और जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था उसमें चले गए थे। और उसके बाद उन दोनों किंगडम्स को भी सार्डिनिया पिडमोंट में मिला दिया गया था। 1870 में रोम भी सार्डिनिया पिडमोंट का एक पार्ट बन गया था। फाइनली 1861 में इटली एक यूनिफाइड नेशन बन गया, और किंग विक्टर एमैनुअल सेकंड जो सार्डिनिया पिडमोंट के किंग थे, उन्हें इटली का एम्परर घोषित कर दिया गया, यूनिफाइड इटली का। अब अगर आप ये लेसन पढ़ रहे हैं तो आपने मैरिन और जर्मेनिया का नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं उनके बारे में। मैरिन के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो मैरिन एक फीमेल एलेगरी थी जो एक नेशन को रिप्रेजेंट करती है, एक फीमेल फिगर। और इन फीमेल फिगर्स को जो आइडियाज थे, लिबर्टी, रिपब्लिक, फ्रीडम, इन सब के आइडियाज को पोर्ट्रे करने के लिए यूज किया जाता था। मैरिन जो थी वो फ्रांस के पीपल्स को क्या याद दिलाती थी, यही कि जो नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी था फ्रांस का, उसके बारे में याद दिलाती थी, और उन्हें इसके फ्रांस के पीपल के रूप में, फ्रांस के एक सिटीजन के रूप में आइडेंटिफाई होने के लिए रिमाइंड कराती थी। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन में मैरिन कैसी दिखती थी, तो उसने एक रेड कैप पहनी है और एक हाथ में उसने फ्रेंच ट्राइकलर जो था, फ्रेंच का झंडा था, उसे पकड़ा है। और वो जो कोकेड होती है वो भी पहनती है। अब हम बात करते हैं जर्मेनिया की। तो जर्मेनिया क्या है? जर्मेनिया जो जर्मन नेशन था उसके लिए जो फीमेल एलेगरी बनाई गई थी वो है। अब हम जर्मेनिया के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जर्मेनिया जो है वो एक ओक लीव्स का एक क्राउन पहनती है। और क्यों पहनती है? क्योंकि जर्मन ओक जो होता है वो हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस एमर्ज इन बाल्कन्स? तो बाल्कन्स जो रीजन था उसमें जो राष्ट्रवादी तनाव था वो क्यों उत्पन्न हुआ था, क्यों शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं और समझते हैं।
बाल्कन्स जो रीजन था वो एक बहुत ही एथनिक और जियोग्राफिकल वेरिएशंस का रीजन था, और ये कौन कौन से कंट्रीज को कंसिस्ट करता था, जो प्रेजेंट डे बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, अल्बानिया, मैकेडोनिया, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो। इन सभी जो कंट्रीज हैं वो पहले बाल्कन्स रीजन के अंडर में आते थे, और बाल्कन्स का जो एक लार्ज पार्ट था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। अब हम जानते हैं कि बाल्कन्स जो रीजन था उसमें नेशनलिस्ट टेंशंस क्यों एमर्ज हुई। तो क्यों एमर्ज हुई थी, क्योंकि ये इसका मेन रीजन था कि जो स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज, जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसकी भावना थी वो लोगों में स्प्रेड हो गई थी, फैल गई थी। और जो उस टाइम के कंट्रीज थे जो बाल्कन रीजन्स के अंडर में आते थे, उसके जो लोग थे उन्होंने इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए अपने नेशन को स्ट्रगल शुरू कर दिया था, और वो चाहते थे कि उनका जो कंट्री है वो भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए। तो जो बाल्कन्स के लोग थे वो एक दूसरी कंट्री से लड़ रहे थे कि हमारी कंट्री से ज्यादा पावरफुल हो, और जो नेशनलिस्ट थे वो भी अपनी अपनी कंट्रीज में स्ट्रगल करके अपनी अपनी कंट्रीज को इंडिपेंडेंट कराना चाहते थे एक दूसरे से पहले। और जो एक स्टेट्स थे अलग अलग बाल्कन्स के, उनमें जो नेशनलिस्ट थे और जो स्टेट्स खुद थे, जो उनके पीपल थे, वो एक दूसरे से जलते थे, जेलस फील करते थे, और हर एक जो स्टेट था वो एक दूसरे से ज्यादा टेरिटरीज गेन करना चाहता था। इसलिए जो नेशनलिस्ट टेंशंस थी वो एमर्ज हुई थी बाल्कन्स में। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसकी। हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। जो नेशनलिज्म की हिस्ट्री है, राष्ट्रवाद की हिस्ट्री है ब्रिटेन में, वो जो रेस्ट ऑफ यूरोप है, जो बचा हुआ यूरोप है, उससे कैसे अलग है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इन ब्रिटेन में द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट ए रिजल्ट ऑफ ए सडन अपीवल और रिवॉल्यूशन। जो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन थी ब्रिटेन में वो किसी भी सडन अपीवल मतलब और रिवॉल्यूशन, किसी भी अचानक की गई क्रांति का रिजल्ट नहीं थी। यह एक बहुत ही लंबे लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस का रिजल्ट थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बन पाया था। ब्रिटेन नाम का जो कोई यूनिफाइड नेशन था वो 18th सेंचुरी से पहले नहीं था। तो जो ब्रिटेन था वो यूनिफाई होने के बाद किन किन नेशन से, किन किन स्टेट से मिलकर बना था वो है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो ये सभी स्टेट्स हैं जिनसे मिलकर ब्रिटेन बना था, और इन सभी स्टेट्स के, इन सभी एथनिक ग्रुप्स के अपने अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संस्कृति है। जैसे जैसे जो इंग्लैंड था वो धीरे धीरे वेल्थ और पावर में ग्रो करने लगा, तो वो और जो कंट्रीज थी उन्हें डोमिनेट करने के एबल हो गया। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी जिसने मोनार्ची से पावर छीन ली थी 1688 में, उसमें इंग्लैंड जो और कंट्रीज के और नेशन स्टेट्स के जो लोग थे, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, उन सभी को डोमिनेट करते थे। और जो पार्लियामेंट में इकलौती मान्य भाषा थी, मतलब जो भी भाषा वहां पर चलती थी वो भी इंग्लिश ही थी। स्कॉटिश, वेल्स, इरिश, इन भाषाओं के लिए पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं थी। फिर 1707 की एक्ट ऑफ यूनियन के तहत फिर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक संधि हुई थी जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन, जिसकी वजह से द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन हुई, और ये एक यूनिफाइड नेशन बन गया था जिसमें स्कॉटिश जो पीपल थे उन्हें डोमिनेट किया जाता था इंग्लिश पीपल के द्वारा। और जो पार्लियामेंट बनी थी नई, उसमें भी जो इंग्लिश मेंबर्स थे वो स्कॉटिश मेंबर्स को डोमिनेट करते थे, और जो स्कॉटिश थे उन्हें इंग्लिश जो नया नेशन बन गया था उसमें अपने कल्चर को फॉलो करने की, अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम्स, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनने की कोई भी परमिशन नहीं थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पीपल जैसे उन्हें रखना चाहते थे वैसे रहना पड़ता था। तो जो स्कॉटिश पीपल थे उन्हें डोमिनेट किया जाता था सभी तरह से, इन ऑल वेज। तो ये तो था हमारा लेसन। तो आज हमारा लेसन पूरा हो गया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा, और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।